टेंशन बढ़ रही है इजराइल और ईरान के बीच, लेकिन परेशान दुनिया भर के देश हैं। और हो भी क्यों ना, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल्स, तमाम तरह की जो सेक्टर्स हैं वो प्रभावित होने की जद में आ सकते हैं। दोनों देशों की खींचतान इन सेक्टर्स को प्रभावित कर रही है। वहीं ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्ला अली खamenei ने आज तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नमाज पढ़ाई। इस दौरान अपने संबोधन में खamenei ने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है और आगे भी जवाब दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि इजराइल का पलटवार क्या होगा। कुछ रिपोर्ट्स आई, कुछ आकलन जाहिर किए गए, जिसमें कहा गया कि हो सकता है इजराइल ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाए। और जैसे ही ये खबरें आई, ईरान की तरफ से भी पलटवार हुआ। अगर ऐसा किया इजराइल ने तो हम भी उनके तेल के ठिकानों को निस्ते-नाबूद करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर अब ये खींचतान, ये लड़ाई किस ओर जा रही है? क्या ये महायुद्ध का रूप लेगी या फिर इसमें कुछ महाशक्तियां मिलजुट कर, एकजुट होकर मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे इस पर खास चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, मैं लौट रहा हूं दो बेहद ही खास मेहमानों के साथ। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ा तनाव। लेकिन दुनिया भर की बड़ी टेंशन। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर ग्लोबल ट्रेड और अर्थव्यवस्थाओं पर गहराता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच अगर भीषण युद्ध होता है तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर पड़ेगा। इस तनाव के चलते जरूरी चीजों का प्रोडक्शन ठप होने के साथ ही उनका सप्लाई चेन प्रभावित हो सकता है और उनकी कीमतों में भारी उछाल भी आ सकता है, जिसका सीधा असर दुनिया समेत भारत पर भी पड़ेगा। दुनिया जानती है कि ईरान क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाला अहम देश है और उसके युद्ध में घिरे होने के चलते क्रूड ऑयल की सप्लाई पर डायरेक्ट असर पड़ सकता है, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल से लेकर सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें आसमान छू सकती हैं। बता दें कि भारत पेट्रोलियम पदार्थों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का 80 से 85% तेल आयात करता है, जिसके चलते क्रूड ऑयल की कीमतों का बढ़ना भारत के लिए महंगाई की वजह बन सकता है। क्रूड के अलावा ईरान नेचुरल गैस के भी बड़े उत्पादकों में से एक माना जाता है। युद्ध की स्थिति में नेचुरल गैस की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। इसके चलते भारत समेत यूरोप और पूरे एशिया में बिजली का भारी संकट हो सकता है। ईरान इजराइल युद्ध का इम्पैक्ट फार्मा उत्पादों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। बता दें कि भारत दवाएं बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का आयात करता है, जिसके चलते पश्चिम एशिया की सप्लाई चेन न केवल प्रभावित होगी बल्कि इसके दाम बढ़ेंगे सो अलग। जंग की आंच फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पर भी अपना असर छोड़ सकती है। ईरान उर्वरकों का प्रमुख एक्सपोर्टर देश रहा है, जिसका सीधा असर भारत जैसे कृषि प्रधान माने जाने वाले देश पर पड़ेगा, जिसके चलते न केवल खेती करना बल्कि आम आदमी के लिए खाने पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। ईरान इजराइल वॉर के असर से सोना चांदी भी अछूता नहीं रहेगा। युद्ध और वैश्विक त्रासदियों के हालात में इन्वेस्टर्स अपना पैसा सोने या चांदी जैसे मेटल्स में रखते हैं। भारत पहले से सोने चांदी का अहम खरीदार रहा है। दुनिया भर में सोने चांदी की डिमांड बढ़ने के बाद भारत में भी इसकी कीमतें आसमान छू सकती हैं। तो एक बात साफ है कि इस ग्लोबल टेंशन के बीच लोकल टेंशन दुनिया भर के देशों के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग सर। सुभाष सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा सर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है तनेजा सर आपका। इनफैक्ट तनेजा सर, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। शाम अब ढल आई है सर, बहुत सारे अपडेट्स दिन भर चलते रहे। अब क्या लग रहा है सर, अब किस ओर जा रहा है मामला? क्या इजराइल वाकई में ईरान की रिफाइनरीज और ऑयल एस्टैब्लिशमेंट्स को हिट करने जा रहा है या नहीं सर? देखिए, इस तरह की जो धमकी कहिए या खबर जो है वो इजराइल की तरफ से नहीं आई, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आई। अब ये कितना वो गंभीर उन्होंने वक्तव्य दिया है, एक प्रश्न पूछा गया था, उसमें उन्होंने इस तरह की रिएक्शन एक दे दी।
जिससे तेल का बाजार, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, दुनिया के तमाम बाजार में एकदम हड़कंप मच गया। वो तेल की कीमत में तो एकदम उछाल आ गया। और आप जानते हैं अगर तेल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। और यही आज हम पिछले दिनों से, पिछले जब से उनका वक्तव्य आया, ये देख रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि इसराइल अगर जो ईरान के तेल और गैस के ठिकाने हैं उन पर हमला करता है, तो फिर तो ये युद्ध जो है ये एक नया रंग ले लेगा। और क्योंकि ईरान फिर चुप नहीं बैठेगा। दुनिया का तमाम तेल जो है वो जिस इलाके से निकलता है उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और वो काफी हद तक वो ईरान का क्षेत्र है। अगर उनके ठिकानों पर हमला होता है तो सबसे पहले वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसको बंद कर देंगे, ब्लॉक करेंगे, जो उनके लिए जो 10 मिनट का काम है। और उसको माइन भी कर सकते हैं, मतलब खाने भी वहां डाल सकते हैं। उसका नतीजा ये होगा कि इराक का तेल, सऊदी अरब का तेल, कतार की गैस, आबू धाबी का तमाम तेल, ये सबका जो पूरी दुनिया में जो सप्लाई सिस्टम है उसके अंदर डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। और तेल की कीमतें रातों रात $20 प्रति बैरल जो है उसमें उछाल आ सकता है, कम से कम, जिससे ज्यादा भी आ सकता है। तो एक ऐसी बड़ी भयावह स्थिति होगी। और इससे पूरी दुनिया का भी नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान स्वयं अमेरिका को होगा। अमेरिका का जो उपभोक्ता है, अमेरिका का नागरिक है, महंगा तेल उसको बर्दाश्त नहीं है। उसको सस्ते तेल की आदत है, क्योंकि ज्यादातर वो इधर उधर कार से जाता है, अपनी गाड़ी से जाता है। और अमेरिका में चुनाव का वर्ष है, इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब भी तेल महंगा होता है, जो सत्ता में अमेरिका में होता है वो चुनाव हार जाता है। अगर ऐसा होता है जैसा बाइडेन साहब ने एक हिंट किया, और इसराइल वास्तव में तेल के ठिकानों पर हमला कर देता है ईरान के, और तेल जो है वो $20 $25 ऊपर चला जाता है, तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी, जो बाइडेन साहब की पार्टी, उनकी जो कैंडिडेट है कमला हैरिस, वो तो निश्चित रूप से चुनाव हारेगी। दुनिया में किसी बड़े तेल निर्यातक देश में आप जाके देख लीजिए, सऊदी अरब जाइए, कुवैत जाइए, इराक जाइए, यूनाइटेड अरब एमिरेट जाइए, रशिया जाइए, कहीं भी जाइए, तेल के बड़े उत्पादक ट्रम्प साहब को पसंद करते हैं। उनको लगता है ट्रम्प आ जाएंगे, तेल की जगत के लिए वो अच्छा है, तो लिहाजा दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए वो अच्छा है। क्योंकि उनका ये भी साथ में कहना है कि तेल का जहां खनन होता है, खनन करिए, उत्पादन करिए, वो पर्यावरण या क्लाइमेट की जो सारी बात है उस पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। लेकिन अभी जो वापस अगर हम मिडिल ईस्ट पे आते हैं, वहां की स्थिति आज ये है कि तेल जो है वो सब इस चीज का वेट कर रहे हैं कि इसराइल का क्या होगा। मेरा अभी तक ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत जो एनालिसिस है, मैं अभी कल ही वहां से उस क्षेत्र से वापस आया हूं। जी। मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस ये है कि वो इसराइल ऐसा करने से पहले 100 दफे सोचेगा। क्योंकि अगर ईरान के तेल के ठिकानों पर हमला होता है, पूरे विश्व का वो बहुत बड़ा निर्यातक आज नहीं है, लेकिन 1.7 मिलियन बैरल्स का वो निर्यात करता है। लेकिन उस लिहाज से नहीं, वो वापस जो तेल के ठिकाने उन देशों के जो इसराइल के समर्थक हैं या जो अमेरिका के समर्थक है उन पे हमला करेगा, पूरा सप्लाई सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, स्टेट हॉर्मुज को ब्लॉक करके। और ये युद्ध फिर एस्केलेट हो जाएगा। और एस्केलेट अगर ये होता है, उसको काबू वापस जो है वो उसको करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता नहीं कि इसराइल ऐसा करे। लेकिन आपने बड़ा क्योंकि इंटरेस्टिंग पॉइंट जोड़ दिया सर। आपने कहा कि इसराइल डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, लेकिन वो वहाँ पर जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ से एस्केलेशन वाला काम ज़रूर कर देगा। यानी कि डायरेक्ट अटैक ना करते हुए भी एस्केलेशन की एक तस्वीर आप बता रहे हैं। मैं इस पर और डिटेल्स में आऊँगा आपके पास सर। मैं गर्ग सर के पास आऊँगा। गर्ग सर, अभी तक भारत के लिहाज से आप कितनी बड़ी टेंशन देख रहे हैं? क्या हमने होमवर्क कर लिया होगा? हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि अगर कोई ऐसी अप्रिय परिस्थितियां हमारे लिए बनी सप्लाई चेन की साइड से, तो फिर हम उसको निपटा पाने में अभी हमारी स्थिति क्या है सर, एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? सी, अगर आप केवल ये ऑयल के पर्सपेक्टिव से, ऑयल एंड गैस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हम ईरान पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। मुश्किल से कुछ ऑयल वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। 3-4 साल 5 साल पहले काफ़ी किया करते थे। जब अमेरिकन सैंक्शंस हुई उसके बाद हमने ईरान से तेल लेना काफ़ी ख़त्म कर दिया। वैसे भी ईरान कुल मिला के करीब 3 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से उत्पादन करता है, जो दुनिया की प्रोडक्शन का रफली 3% से कुछ कम है। बहुत ज़बरदस्त शेयर ईरान के ऑयल का दुनिया में नहीं है। लेकिन ये जो सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल इस अपेक्षा से या इस संभावना को मान के उठ रहे हैं कि भाई इज़राइल क्या करेगा? इज़राइल क्या ईरान के ऑयल ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर सकता है? क्या ईरान डिफेंड करता है, नहीं करता है? और अगर ईरान
को हिट होता है तो क्या ईरान इसको एक्सटेंड करके और बाकी गल्फ देशों के खिलाफ भी जाके उनकी सप्लाई या उनके एक्सपोर्ट भी रोकने की कोशिश करता है। मेरा अपना अनुमान इस समय ये है कि इवन मेरी समझ जो बाइडेन के बयान के बारे में है, वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि हम अभी विचार कर रहे हैं कि ऑयल इंस्टॉलेशंस पे और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे इनको अटैक करने दिया जाए या नहीं करने दिया जाए। ये नहीं है कि उन्होंने ये कहा है कि आप अटैक कर लीजिए। सो और इसके पीछे ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि इज़राइल को क्या हासिल होता है अगर वो कुछ करना चाहते हैं। इज़राइल कभी भी ईरान को ख़त्म नहीं कर सकता। इज़राइल ईरान को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। इज़राइल की लड़ाई अगर है तो ये है कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहता है जहाँ वो है, और उसके आसपास जो ये दो गाज़ा और पैलेस्टीनियन की टेरिटरी है, उसमें से वहाँ से वो जो अभी ऑक्यूपेंट्स हैं उनको निकाल के ख़त्म करना चाहता है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इज़राइल इसको कोई बहुत एक्सटेंसिवली डैमेज करने के लिए काम करेगा। ऑफ कोर्स इज़राइल पे अटैक हुआ है। इज़राइल भी कुछ अटैक करके कुछ संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, और उसकी कैपेबिलिटी भी है, वो कर भी सकता है। बट मुझे अभी तक मेरा अपना अनुमान ये है कि इसकी लिमिटेड इम्पैक्ट होगा। तो हिंदुस्तान को, चूंकि हमारा उस ईरान के साथ कोई बहुत बड़ा डिपेंडेंस नहीं है, आई डोंट थिंक अभी कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ऑल है। राइट सर। अभी हमें कोई चिंता करने की, जी सर, अभी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हमारे दोनों तरफ रिश्ते, एक डेलिकेट बैलेंस है हमारा तनेजा सर, एक डेलिकेट बैलेंस है, और हर कोई यही कह रहा है कि अगर एस्केलेशन हुआ तो फिर साइड लेने की बारी दुनिया के सामने, बड़ा संकट होगा कि किसके साइड जाएं, किसके साइड ना जाएं। तो एक तो हम साइड भी ना लें, और एक ऐसी भूमिका निभा पाएं जो थोड़ी सी सकारात्मक हो। क्या उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? आप उसी इलाके से आ रहे हैं, वहां पर भारत को लेकर कोई स्पेसिफिक बात चल रही थी क्या, या आपके अपने ऑब्जर्वेशन, निष्कर्ष क्या है इस बारे में? भारत को अब क्या करना होगा आगे? देखिए, दो पहलू यहाँ पे मैं बताऊं। पहला तो यह है कि ईरान से तो हम कोई ज्यादा तेल मंगाते नहीं, तो बात वो नहीं है। हमारे लिए हम 40 अलग अलग देशों से तेल मंगाते हैं, तो सप्लाई डिसरप्शन भारत के लिए हो जाएगा, वो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आता धरातल पे, क्योंकि हम जगह जगह से तेल मंगाते हैं। लेकिन हमारी समस्या है कि अगर वहां पे युद्ध बढ़ता है, एस्केलेट होता है, तेल की कीमत बढ़ जाती है। हमारी समस्या तेल की कीमत है, सप्लाई नहीं। सप्लाई तो आ जाएगी, लेकिन कीमत अगर जो है वो $100 पहुंच जाती है या 90, हमारी समस्या वो है। और तेल के साथ साथ जो फर्टिलाइजर है उसकी कीमत बढ़ती है, केमिकल्स की कीमत बढ़ती है, दवाइयों की बढ़ती है, प्लास्टिक की बढ़ती है, उस सबका इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पे जो पड़ता है, हमारी चिंता वो है। तेल का फिजिकल यहाँ पे सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगा, वो उसकी चिंता भारत को नहीं होनी चाहिए। हम तो अलग अलग जगह से मंगाते हैं, लेकिन कीमत चिंता है। लेकिन आपके जो प्रश्न की बात है, मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, खासतौर से यूरोप के देश, जर्मनी, फ्रांस, ये काफी आगे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इजराइल को भी संभालें और ईरान को भी संभालें। और दूसरी तरफ चीन बिल्कुल नहीं चाहता ईरान जो है युद्ध में बड़े में फंस जाए, क्योंकि चीन का वहां पे बहुत बड़ा निवेश हो चुका है। वो चीन जो ईरान को बहुत बड़ा बाजार मान रहा है, वो नहीं चाहता। वो $460 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके लिए तो बड़ा बाजार है, तो वहां डिस्ट्रप्शन हो वो नहीं चाहता। रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, जहां ईरान उनको असला भी दे रहा है, उनको ड्रोन्स भी दे रहा है, मिसाइल्स भी दे रहा है, तो रूस नहीं चाहता कि ईरान कोई बड़े बवाल में फंस जाए, वो भी नहीं चाहता। तीसरी तरफ जो बड़ी अहम बात है कि भारत जैसे देश जिनका वहां पे बहुत बड़ा दखल है, हमारे 90 लाख भारतीय वहां काम करते हैं। इसके अलावा वहां की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था काफी इंटीग्रेटेड है, काफी मिल चुकी है, इंटरडिपेंडेंस बहुत बड़ी हो चुकी है। और भारत जो बड़ी क्वाइटली पीछे से बिना शोर करे, भारत वहां पे एक अहम भूमिका आज निभा रहा है। लेकिन जो सबसे गौर की बात यह है कि ईरान ने तमाम मिसाइलें जब इसराइल पे भेजी, उससे पहले उसने अमेरिका को सूचित किया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं यूरोप के कुछ मित्र देशों के माध्यम से। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान लंबा युद्ध नहीं चाहता। ईरान ये चाहता है कि जो ग्लोबल मेन स्ट्रीम है, वो अलग थलग पड़ा हुआ है, वो वापस आना चाहता है, पूरी दुनिया के साथ होना चाहता है। ये जो नए राष्ट्रपति वहां हैं, उनकी लगातार ये कोशिश है। तो एक अच्छा संकेत है कि उसने मिसाइल भेजने से पहले अमेरिका को ही सूचित कर दिया।
और इसराइल के ऊपर अमेरिका पूरा दबाव डाला, लेकिन इसराइल अमेरिका की बात जो है वो 10 में से 3 सुनता है, 7 को बिल्कुल अलग कर देता है, नहीं सुनता। इसराइल ये चाहता है कि जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, खास तौर से हिजबुल्ला, उसको खत्म कर दे, हमास को खत्म कर दे, और साथ में हूतीस जो है यमन में, उनको खत्म कर दे। वो ईरान को खत्म नहीं कर सकता, इसराइल अच्छी तरह जानता है, लेकिन उनकी प्रॉक्सीज को खत्म करना चाहता है। ईरान वो रोकना चाहता है। अगर ऐसा होता है, हिजबुल्ला खत्म हो गई, हमास खत्म हो गई, हूती खत्म हो गए, तो ईरान पैरालाइज हो जाएगा। उसको जो एजेंडा पूरा मध्य पूर्व का है वो परेशानी में आ जाएगा, क्योंकि ईरान और इसराइल की लड़ाई एक तरह से आप देखें, शिया और यहूदी की लड़ाई बहुत पुरानी है, इसका इतिहास बड़ा लंबा है, इसको 1 मिनट के अंदर डिस्क्राइब करना मुश्किल है। बहुत सारे कारण है, लेकिन मेरा मानना अभी आज की तारीख में मुझे लगता नहीं कि ये कोई तृतीय विश्व युद्ध बन जाएगा या एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध होने वाला है। आज ऐसा नजर नहीं आता। दूसरी आखिरी लाइन में कहना चाहूंगा, जी। अब आने वाले समय में अगर कभी तृतीय युद्ध जैसी या थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनती भी है, वो फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी नहीं होगी, जहां दुनिया मिलकर लड़ना शुरू हो जाएगी। आज की लड़ाई जो है वो साइबर स्पेस में लड़ी जाएगी, इकोनॉमी में लड़ी जाएगी, तेल में लड़ी जाएगी, स्टॉक मार्केट में लड़ी जाएगी, और साथ साथ कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट्स होंगे। इस तरह की लड़ाई अगर उस नजरिए से देखते हैं, तो जो लगातार मिडिल ईस्ट में पिछले दशकों से हो रहा है वो बहुत चिंता का विषय है, और उसको कोई नाम अगर देना चाहे तो नाम कुछ भी दे सकता है, लेकिन बड़ा बिल्कुल सर। स्थिति वैसा नहीं होगा। लेकिन दुनिया भर के लिए परेशानी तो आज हम धरातल पे देख ही रहे हैं। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आप ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपने समझा दिया कि दरअसल हमारे साथ ईरान से डायरेक्ट कोई ऐसा सप्लाई का कोई बाधा तो नहीं है, लेकिन क्लोज टाई अप्स तो हैं ही हमारे। दूसरा चाबहार पोर्ट हो गया, रीजनल कनेक्टिविटी वाला इशू हो गया, लेकिन उस पर आपने एक इंपॉर्टेंट बात बोल दी कि भाई चाइना का भी इंटरेस्ट है, तो हमें लगता है कि वहाँ पर एक साझा प्रयास हो रहा होगा। तो उस मोर्चे पर मैं मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज के 2 बड़े डेवलपमेंट्स हैं, हमने आप दोनों को आमंत्रित तो किया था इजराइल ईरान वाले, लेकिन 2 बड़े डेवलपमेंट हो गए इस बीच में, और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपके रिएक्शंस इस पर ले लिए जाएं। आप दोनों इन दोनों विषय के मर्मज्ञ भी हैं। एक तो सर गर्ग सर, पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 700 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। आरबीआई का डेटा 27 सितंबर को जो खत्म हुए सप्ताह में 12 अरब डॉलर के उछाल के साथ जो फॉरेक्स रिजर्व है 705 बिलियन डॉलर के लेवल पे पहुंच चुका है, और इंडिया 4th कंट्री हो गया है पूरे वर्ल्ड में, चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद जो यहाँ तक पहुंचा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं सर? मौजूदा जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों को अगर हम कहीं कनेक्ट कर पाएं, और ये हमारे लिए ये रिजर्व, ये क्या सिग्निफिकेंस है सर इसकी? देखिए, रिजर्व हम इकट्ठा करें उससे हमें इंश्योरेंस मिलता है कि अगर कभी हमें खरीद बढ़ानी पड़े या और चीज़ के लिए विदेशी मुद्रा की ज़रूरत हो, तो हम अपने रिजर्व्स पे हासिल कर सकते हैं, कोई हम पे करेंसी का अटैक ना करे। लेकिन वो इंश्योरेंस का जो एलिमेंट है, वो उसके लिए 700 बिलियन डॉलर का रिजर्व रखना ज़रूरी नहीं है। रिजर्व बाय द वे इसकी बड़ी लागत होती है। आप इसको सारा इन्वेस्ट करते हैं विदेश में, उन्हीं की मुद्रा है, उन्हीं के यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, और उससे जो आप अर्न करते हैं वो आप जो जिस जिस माध्यम से ये आपके पास आते हैं, रिजर्व्स बनते हैं, चाहे आप दुनिया से लोन लेते हो, चाहे उनके पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे और किसी तरह से आते हो, उस पे जो हिंदुस्तान पेमेंट करता है वो लागत ज़्यादा है। तो मुझे ये नहीं लगता कि रिजर्व्स बढ़ते हैं तो हमें कोई बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए, या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मानना चाहिए कि पता नहीं हमें क्या ब्रह्मास्त्र मिल गया जिससे हम दुनिया को जीत सकते हैं। रिजर्व्स कोई बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ नहीं है मेरी नज़र में। जो 30 बिलियन डॉलर का जो फॉरेन इनफ्लो था, और उसमें भी जो जो इन्वेस्टमेंट इन लोकल बॉन्ड्स हुए, खास तौर से जेपी मॉर्गन इंडेक्स में इंक्लूजन के बाद, वो उसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट कहा जा रहा है। लेकिन हमने देखा कि मार्केट में कई दिनों से एफआईआईज ने पैसे उठाए भी हैं, तो आगे आप थोड़ा, हाँ जी, आगे आप कैसे देख रहे हैं सर इसको? ये वॉलेटिलिटी रहती है। आपने जैसे खुद ही कहा, अभी 3-4 दिन में काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेल किया है इक्विटीज़ को, और उसमें उसे यहाँ से पैसे गए हैं। बट ज़्यादा बड़ा कारण ये नहीं है। ज़्यादा बड़ा कारण ये है कि हमारी रिजर्व बैंक अभी भी अपनी फॉरेन कर एक्सचेंज रेट को अप्रिशिएट नहीं होने देना चाहती। उसको
खुला नहीं छोड़ना चाहती। अगर वो पूरे रिजर्व यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज जो आता है, अगर उसको रिजर्व बैंक नहीं खरीदे जिससे रिजर्व बनते हैं, तो हमारी एक्सचेंज रेट एक्चुअली अप्रिशिएट होती है। तो हम ऐसी स्थिति में हैं, आज के दिन बड़ी अजीब सी लगती है कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं और हमारी एक्सचेंज रेट भी डिप्रिशिएट हो रही है। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होनी चाहिए। इसका मायना सिर्फ इतना ही है कि रिजर्व बैंक एग्रेसिवली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्ड कर रहा है। क्यों कर रहा है उसके लिए रिजर्व बैंक से पूछना चाहिए। और अगर उसके लिए इवन एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हो हमारी, तो उसके लिए भी वो स्वीकार है। तो मुझे इकोनॉमिकली और एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता ये बहुत साउंड पॉलिसी। ऑलराइट सर, एक तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप दोनों को, जो निर्धारित समय था आपका उससे थोड़ा ज़्यादा मैंने ले लिया। लेकिन तनेजा सर, एक और इम्पॉर्टेंट जो है, मैं जिस पर आपकी राय लिए बगैर मैं रह नहीं पाया, वो है विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। आज इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है सर, इसकी पुष्टि हो गई है। क्या इसके मायने हैं? 15-16 अक्टूबर को इसके मायने क्या हैं? हम पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? ये हम अपने पुराने स्टैंड को क्यों बदल रहे हैं? और SCO में जाके हम क्या हासिल करेंगे सर? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है, और हमको ये ध्यान देना होगा कि हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, वो SCO की मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन उनका जो डेस्टिनेशन है वो SCO की मीटिंग है। SCO एक ऐसी संस्था है जिसकी एंकरिंग चाइना ने जरूर करी, लेकिन अब वो पूरे रीजन में उसका एक महत्व बन चुका है। और भारत की रणनीति है कि जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है, चाहे वो SCO हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो क्वाड हो, भारत सब में शामिल होना चाहता है, क्योंकि बहुत बड़े देश हैं। अगर हम वहां नहीं जाते हैं, इस्लामाबाद में होती है, तो उसका फायदा पाकिस्तान भी उठाएगा और चीन भी उठाएगा। चूंकि इसलिए वो बैठक वहां हो रही है, जैसे मैंने कहा, हमारे विदेश मंत्री बिल्कुल पाकिस्तान नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं SCO की मीटिंग। अब SCO की मीटिंग इत्तेफाक से जिस ज्योग्राफी में हो रही है, जिस भूगोल में हो रही है, उस भूगोल को पाकिस्तान कहा जाता है। लेकिन ये बायलैटरल विजिट नहीं है। वो जाएंगे, वहां मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके सब लोगों से मुलाकात होगी और वापस आ जाएंगे। तो वो SCO की मीटिंग में, लेकिन एक अच्छा कदम, फिर भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भारत की डिप्लोमेसी कंस्ट्रक्टिव है। सिर्फ इसलिए कि वो मीटिंग इस्लामाबाद में आ रही है, विदेश मंत्री हमारे ना जाए, ऐसा नहीं है। हम सबको पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। पाकिस्तान ठीक है, पड़ोसी देश है, लेकिन अभी जो विदेश मंत्री जा रहे हैं वो एक SCO की मीटिंग है, और अच्छा संदेश पाकिस्तान को भी जाता है कि अगर वो उसके जो टेररिज्म की बातें छोड़ दे, वो टेरर फैक्ट्रीज बंद कर दे, तो भारत आगे भी सोच सकता है। मुझे लगता है सर आपने बेस्ट आंसर दिया है। भारत सरकार को अगर कहीं ये सवाल पूछे जाए किसी आड़े टेढ़े मौके पर, आपका जवाब बेस्ट जवाब है कि भारत SCO की मीटिंग में जा रहा है, और संयोगवश SCO की मीटिंग जिस भूभाग में हो रही है, दुनिया उसे पाकिस्तान कहती है। इससे ये मुझे लगता है कि ये सम अप करता है सारी चीज़ को। थैंक यू सर। बातें तो बहुत सारी करनी थी, बहुत सारे लेयर्स हैं इन मुद्दों में, लेकिन मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त अब नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग सर, आपने वक्त निकाला। तनेजा सर, बहुत दिनों बाद आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर।